वेलकम बैक गाइस। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जिनके पास जनरल इलेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस है ना, तो उनका सब्जेक्ट है गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो उसका पार्ट वन में मैं डिस्कस करूँगा आज, और पार्ट वन में मैं बताऊँगा कि आपका जो पहला यूनिट है पॉलिटिकल साइंस इसका गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस का, उसका जो सब टॉपिक है ना, रोल ऑफ द स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बारे में जो है मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो में। तो चलो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में जो है मैं किस किस टॉपिक्स पे बात करूँगा जो आपके रोल ऑफ द स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको अगर जानना है ना, तो उससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन होता है क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। मैं दोनों मीडियम में पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, इंग्लिश में भी और जो है हिंदी में भी, दोनों में जो है समझ में आएगा आपको। और दूसरा जो टॉपिक है वो है स्टेट के बारे में। स्टेट के बारे में पता करेंगे। उसके बाद कि स्टेट के जो फंक्शंस होते हैं, मूलभूत तत्व जो होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। और आखिरी का जो टॉपिक है ना, स्टेट इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये आपको जो है ना मतलब पूरा का पूरा निचोड़ देगा आपको, ठीक है ना। यानी कि ये पूरे के पूरे का आप बोल सकते हो कि ये सार है स्टेट इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये पूरा जो रोल ऑफ द स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ना, पूरा पूरा उसका सार है स्टेट इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो आखिरी तक जरूर देखना और स्किप मत करना बीच बीच में, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको जो है मतलब समझ में नहीं आएगा और कन्फ्यूजन बढ़ेगी, ठीक है। तो चलो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज अ कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द वाइडनिंग, डीपनिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। देखो बात ऐसी है कि वैश्वीकरण जो है ना, वो एक सामान्य तौर पर अगर समझे ना, तो वो है जो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। यानी कि देश भर दुनिया भर में जो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है ना, उसको बढ़ाता है, कनेक्शंस को बढ़ाता है। चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल के आधार पर हो, चाहे वो हार्ड लेवल के आधार पर हो, दोनों ही आधारों पर, दोनों ही बेसिस पर जो है वो देशों के बीच में, स्टेट्स के बीच में जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। जहाँ पे देखोगे कि वर्ल्ड कल्चर्स और इकोनॉमिक्स बिकम इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। यानी कि जो स्टेट्स का जो कल्चर है ना आपस में घुल जाता है, मिल जाता है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था भी जो है कहीं ना कहीं जो है इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। इट इज़ अ प्राइमरली एन इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन विच इंक्लूड्स फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, ट्रेड एंड द टैपिंग ऑफ चीप एंड फॉरेन लेबर मार्केट्स। एक प्राथमिक तौर पर जो है ना, अगर बात की जाए तो ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, ठीक है। इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन जिसमें शामिल है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का फ्री फ्लो, ट्रेड व्यापार शामिल है, और द टैपिंग ऑफ चीपर फॉरेन लेबर मार्केट्स। चीपर फॉरेन लेबर मार्केट्स का मतलब है कि जो भी कंपनियां बाहर की एमएनसीज जो भी देशों में व्यापार करने आती है ना, खासतौर पर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमएनसीज हो गई, और भी ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल है। तो एप्पल का क्या सीन है कि वो अपना जो प्रोडक्शन है ना, वो इंडिया में सेटअप करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? उसका एक मेजर रीज़न ये है कि चाइना में जो कॉस्ट है ना लेबर की, वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले। तो उसे भी ये मालूम है, उन्हें भी ये मालूम है कि अगर वो अपना सेटअप जो है वो इंडिया में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी जो लेबर कॉस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का जो लेबर है वो काफ़ी सस्ता है, हम सर्विस भी ज़्यादा देते हैं, और इंडिया का लेबर भी जो है काफ़ी सस्ता है बाकी देशों, बाकी स्टेट्स के मुकाबले। तो ये क्या है, ये चीपर फॉरेन लेबर मार्केट्स में आता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण एक कल्चर है, कल्चर का आदान प्रदान है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था भी जो इसमें शामिल है, स्टेट जो है इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये एक सामान्य यानी कि आप बोल सकते हो एक सिंपल एक डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की, जिसको मतलब जिससे आप जो है मतलब एक आराम से समझ सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन होता है क्या है, ठीक है। और वैसे भी जो है आपने इस टॉपिक को जो है अपनी क्लास में भी पढ़ा होगा, मतलब स्कूल की क्लास में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी बार आ चुका है, किताबों में भी आया है, ठीक है, 10th 11th 12th में शायद। आपका जो दूसरा मेन टॉपिक है वो है स्टेट के बारे में, यानी कि स्टेट क्या है। A state is a defined geographic and political entity that exercises authority and control over a specific territory and its population, ठीक है। एक स्टेट क्या है? एक स्टेट जियोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है ना, जो कि एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, यानी कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो कंट्रोल कर सकता है एक स्पेसिफिक टेरिटरी को और उसकी पॉपुलेशन। वो क्या है? वो स्टेट, वो एक स्टेट है, ठीक है। स्टेट्स टिपिकली हैव देयर ओन गवर्नमेंट सिस्टम, laws and institutions which can vary widely in structure and form including the republic and monarchy।
देखो बात ऐसी है कि स्टेट क्या है, स्टेट के पास, स्टेट क्या होता है, स्टेट मैंने बताया ना कि स्टेट के बाद खुद की एक जियोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एंटिटी होती है, और अगर बात की जाए उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो एक स्पेसिफिक टेरिटरी को और उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। अब कंट्रोल कैसे करेगा, कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट सिस्टम से, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, उससे कंट्रोल करेगा डेफिनेटली। तो और वो भी डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर पर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर से यहाँ पे मतलब है कि सरकार कैसी है, रिपब्लिक है या मोनार्की है, ठीक है, रिपब्लिक है या मोनार्की है, ये डिपेंड करता है कि स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं सभी को जो है साथ में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि रिपब्लिक हो गया, मोनार्की हो गया, ये एग्जाम्पल है स्टेट्स के। अब एक फिलोसफर हैं निकोलस मैकियावेली, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो स्टेट है ना वो क्या है, वो एक पावर है। ही टर्म्ड इट एज द पावर विच हैज अथॉरिटी ओवर मैन, यानी कि उन्होंने स्टेट को क्या माना है, पावर माना है, शक्ति माना है, ठीक है ना। जिसके पास किसकी अथॉरिटी होती है, जिसके ऊपर अथॉरिटी होती है, लोगों के ऊपर अथॉरिटी होती है, वो क्या है, वो एक स्टेट है, यानी कि वो एक शक्ति है। ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा निकोलस मैकियावेली मानते हैं। अब वहीं मैक्स वेबर है, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन देते हुए कहा है कि स्टेट एज अ ह्यूमन कम्युनिटी विच हैज़ अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इन अ गिवन टेरिटरी। स्टेट क्या है, ह्यूमन कम्युनिटी, जिसके पास ये मोनोपोली है कि वो जो है लेजिटिमेट का यूज़ करके फिजिकल फोर्स के द्वारा अपनी टेरिटरी में जो है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मैक्स वेबर हैं, एक निकोलस मैकियावेली हैं, दोनों ने ही जो है स्टेट को जो है अपने अपने ज़रिए से बताने का प्रयास किया है, अपने अपने जो है उन्होंने एक वो दिया है, एक नज़रिया दिया है कि उनके हिसाब से स्टेट क्या है। निकोलस मैकियावेली की अगर बात की जाए ना तो उनके दो बुक हैं, उनकी दो बुक है, एक द प्रिंस है, एक सेकंड है रिपब्लिक, जिसमें वो द प्रिंस में तो ये बताते हैं कि एक किंग कैसा होना चाहिए, किंग को क्या करना चाहिए, जस्ट लाइक दैट कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ठीक है। और रही बात तो उनकी जो दूसरी किताब है रिपब्लिक, वही उसका विपरीत है। उसका अगर मान लो कि जैसे जिस तरह से उन्होंने द प्रिंस में बताया है कि किंग को क्या करना चाहिए, किंग को जो है कैसे शासन रूल करना चाहिए, वही जो है वो उसमें क्या नाम रिपब्लिक में बताते हैं कि किंग जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है। जो सब कुछ है वो क्या है, यानी कि जनता क्या है, वही ईश्वर है। वो जब चाहे जो है किंग को जो है मतलब निष्कासित कर सकती है, उसे बदल सकती है किसी और से, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है उनके विचारों पर जो है मतलब दोनों ही जो है एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से। तो वहीं जो है वो इन्होंने जो है ना द रिपब्लिक से उठाई है कि क्या है, स्टेट क्या है, वो एक पावर, एक शक्ति है, जिसके पास ये अथॉरिटी होती है किसकी, लोगों की, पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, ठीक है, अथॉरिटी ओवर मैन। मैक्स वेबर वही बोलते हैं कि वो एक जर्मन सोशलिस्ट है, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो है अपनी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि वो एक ह्यूमन कम्युनिटी होता है जो जिसके पास ये मोनोपोली है कि वो कानून के जरिए वो फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है अपनी टेरिटरी के अंदर। और रही बात कि जो स्टेट के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, द मेन कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट इंक्लूड पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवर्निटी, ठीक है। यानी कि जो मेन एलिमेंट्स हैं वो यही है, क्योंकि अगर एक स्टेट को बनना है ना, एक स्टेट कब बनता है, जब उसके बाद खुद की सरकार होती है, उसके बाद खुद की टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होती है, उसकी संप्रभुता होती है, तभी जो है एक स्टेट असल में स्टेट बनता है। तीसरा जो मेन टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ द स्टेट। स्टेट के मूलभूत फंक्शंस क्या है, वो किस तरह से काम करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो स्टेट को बनाते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसका मतलब ये है कि स्टेट किस तरह से कार्य करता है, ठीक है ना, उसका कार्य करने का ढंग कैसा है, उस पर जो है बात करते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टेट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन इट्स टेरिटरी, यानी कि वही है कि उसका जो एक प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक उसका क्या है फंक्शन है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा अपनी टेरिटरी के अंदर, ठीक है। ये उसका प्राइमरी फंक्शन है, यानी प्राथमिक है कि हर एक स्टेट जो होता है उसके खुद के लॉज होते हैं, उसे वो लागू करता है अपनी टेरिटरी के अंदर, ठीक है, लागू करेगा। इसमें शामिल है एस्टैब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग अ लीगल सिस्टम, इसमें शामिल है लॉज एंड कानून जो बनाएगा उसे लागू करेगा, तो इसलिए जो है वो एक लीगल सिस्टम को भी जो है एस्टैब्लिश करेगा, एनफोर्स करेगा, ठीक है। और इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी, प्रिवेंटिंग एंड एड्रेसिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़। देखो पब्लिक सेफ्टी जो हर एक स्टेट की जो होती है वो एक उसको करना ही चाहिए, है ना। यानी कि जो स्टेट होता है वो पब्लिक सेफ्टी पर भी ध्यान देता है, उसके अलावा वो प्रिवेंट भी करेगा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, उससे लोगों को, ठीक है, प्रिवेंट भी करेगा और एड्रेस भी करेगा कि जो है समाज में किस तरह की जो
आपराधिक गतिविधियाँ चल रही है, ठीक है, उसे भी जो है देखेगा। द स्टेट प्लेज अ रोल इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्राइवेट सेक्टर में नॉट एफिशिएंटली प्रोवाइड। देखो द स्टेट जो है ना वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि लोगों को जो मूलभूत ज़रूरतें होती है ना, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो वो उन्हें मिले मिले जो कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो लगातार प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो वो भी जो है स्टेट जिम्मेदारी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे गुड्स हो गए, फॉर एग्जांपल राशन है, राशन आपको मिलता है तो वो क्या है, वो सरकार की तरफ से मिलता है, कोई प्राइवेट सेक्टर से नहीं देता, ठीक है ना। वो कौन देता है, वो स्टेट देता है, सरकार देती है वो। तो वो क्या है, वो एक गुड है, गुड्स में आता है वो शामिल। सर्विसेज है, सर्विसेज कैसे, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ठीक है ना। तो वो सर्विसेज क्या है, वो सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज में आता है। अगर बात की जाए तो इसमें शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, उसमें रोड्स भी हैं, ब्रिजेस भी हैं, ठीक है ना, वो भी शामिल है। और इसके अलावा यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ का मतलब है जो आपको बिजली मिलती है, जो आपको पानी मिलता है, ठीक है, वो क्या है, वो यूटिलिटीज़ है आपकी। और आप गैस मिलती है, तो वो सभी जो है वो आपकी यूटिलिटीज़ में आती हैं। एजुकेशन है, आपने देखा होगा कि कई सारे जो सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, सॉरी विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय हैं, ठीक है ना, प्राइवेट के अलावा जो है वो भी शामिल है। तो प्राइवेट भी जो है हेल्थ केयर में देता है आपको, मतलब वही देता है, सपोर्ट देता है, एजुकेशन में भी सपोर्ट देता है, ठीक है। लेकिन वही अगर बात की जाए, स्टेट भी जो है मतलब अपने लेवल पे जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी जो है वो चलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल पर चल रही है ना वो पीएम धन योजना, पीएम कौन सी योजना थी वो, पीएम जनधन योजना, ठीक है ना। तो वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है। अगला जो मेन टॉपिक है वो है स्टेट्स इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये इस पूरे वीडियो का सबसे मेन टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि जो स्टेट्स का जो रोल है इस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में वो कैसा है, चाहे वो कम है या फिर वो जो है ज़्यादा है, कैसा है, ठीक है। इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ स्टेट हैव अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एक बढ़ते हुए एक इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट दुनिया में जो रोल है ना और रिलेवेंस है राज्यों का, स्टेट्स का, वो बदल चुका है, ठीक है। यानी कि ये इंटरकनेक्टेड जो है और ये इंटरडिपेंडेंट जो एक दुनिया बन चुकी है ना, उसमें अगर स्टेट्स की आप देखोगे भूमिका, तो वो बदल चुकी है, उसका रोल बदल चुका है पहले से, उसका रेलेवेंस बदल चुका है। और characterized by the flow of information, capital goods, services and people across national borders, has challenged traditional nations of state sovereignty and reshaped the dynamics of international relations। देखो बात ऐसी है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए कैपिटल गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल जो अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स हैं, तो ये क्या हो चुका है, इनकी जो मतलब एक सॉनिटी ना, संप्रभुता, वो बदल चुकी है, ठीक है ना। उनकी संप्रभुता क्या हुई है, बदल चुकी है। रीशेप द डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि उनके जो डायनामिक्स हैं वो रीशेप हो चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लीड टू द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स इनटू अ सिंगल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है ना। और अब जो नेशनल इकोनॉमिक है वो एक सिंगल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बन चुकी है। यानी कि अब पहले क्या था कि स्टेट्स की क्या था कि अपनी अपनी इकोनॉमी है, ठीक है ना, अपनी अपनी एक जो है मतलब सेपरेट इकोनॉमी हुआ करती थी, ठीक है। नेशनल इकोनॉमिक्स मतलब वही है कि अपनी अपनी इकोनॉमी होती थी। और आज के समय में जहाँ पे ये वैश्वीकरण का जो दौर है, ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जो स्टेट्स का रोल है ना वो बदल चुका है, क्योंकि जिस तरह से उनके पास जो पहली जो सॉलिडिटी थी ना, संप्रभुता जो थी, वो कहीं ना कहीं अब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आने से, जैसे यूएन है, WTO है, WHO है। तो इनके पास वो मूलभूत अधिकार आ चुके हैं कि सभी स्टेट्स को जो है ना अगर व्यापार करना है, ठीक है, अपना जो देश है, अपना जो राज्य है वो अच्छी तरह से चलाना है, डेवलप करना है, तो इनके ज़रिए ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लोगों को क्योंकि देखो बात ऐसी है कि यूएन बनाया गया था, सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो दोबारा ना हो, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा से उभरे ना, इसलिए जो है यूएन यानी यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। तो अब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो शक्तियाँ हैं वो यूएन के पास है, ठीक है ना। तो इनको जो है मतलब स्टेट्स का जो है वो उसके जो है मुताबिक चलना पड़ता है, जिस तरह से यानी कि जो भी रूल जो है उन्होंने बना रखे हैं, WTO ने जो भी ट्रेड के जो रूल है वो बना रखे हैं, तभी जो है तुम ट्रेड कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से जो है सबकी जो नेशनल इकोनॉमी थी अपनी अपनी सेपरेट,
वो अब जो है एक सिंगल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बन गया, यानी कि सिंगल, यानी कि आप बोल सकते हो कि सारी जो अर्थव्यवस्था है वो अब एक सुई पर आकर जो है वो रह गई है, मतलब आ गई है एक सुई पर, एक उंगली पर आ गई है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा स्टेट्स के मैं बता रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में जो है स्टेट्स आज अपने उस रोल में नहीं है जिस रोल में वो पहले थे, इस एरा के, इस दौर के पहले थे। ठीक है, अब जो उनकी जो मूलभूत, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज हैं, आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट जो राइट्स है ना, मतलब वो अधिकार लेने की, यानी कि उनके पास ये मूलभूत अधिकार, इम्पोर्टेंट जो उनके पास राइट्स हैं वो नहीं है। ठीक है ना, यानी कि उनको जो अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेट्स इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। ठीक है ना, कि राज्य की जो स्थिति है इस वैश्वीकरण के दौर में वो कैसी है। States are now deeply interconnected through trade, investment, and financial markets. International organizations such as the World Trade Organization (WTO) and regional trade agreements have played a significant role in facilitating this economic integration. They participate in international organizations and forums such as the United Nations, International Monetary Fund (IMF), and World Bank. These organizations provide platforms for states to collaborate on issues ranging from peacekeeping and humanitarian aid to economic development and human rights। ठीक है, तो जैसे कि देखो ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा है, ये अलग अलग देशों की इकोनॉमिक्स को जो है ना आपस में जोड़ दिया। ठीक है, आज जो नेशनल इकोनॉमिक्स है ना वो अब ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है, उसका हिस्सा बन चुकी है। इसी इंटीग्रेशन को मैनेज करने के लिए WTO, UN, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज के बीच कॉरपोरेशन बढ़ाने के साथ साथ पीस कीपिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एड और ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दों पर भी जो है काम करती है। यानी कि वही बात मैं बता रहा हूँ कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके दौर में जो स्टेट्स हैं उनका जो रोल है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो रोल है ना वो अब इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हो गया है। उनका रोल अभी भी है लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक जो है वो पहले था। उनके पास वो मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कि सरकार चलाने के लिए है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे इम्पोर्टेंट वो डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन अब इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंडर कर रखे हैं। आपको ट्रेड करना है तो आपको हिस्सा बनना पड़ेगा WTO का। ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या देखता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि किस तरह से जो एक राज्य है, एक स्टेट है, वो किस तरह से ग्रो कर रहा है मेडिकली। ठीक है ना, ठीक है ना, वो देखता है WHO वर्ल्ड लेवल पे। और UN तो हम जानते हैं, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो जो है राज्यों की यानी कि स्टेट्स की वो जो है डेवलपमेंट चीज़ों को देखता है कि वो कितना जो है विकास कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब देखती हैं इस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में। और स्टेट्स का जो रोल है वो अब बदल चुका है पहले से। अब अगर बात की जाए एक नेगेटिव पॉइंट में तो उनका जो इनकी एक वो होती है ना संप्रभुता, सॉनविटी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, लेस हुई है पहले से मुकाबले। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट में अगर देखोगे तो अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए, ये सब जो बनाए गए, ये बेसिकली उनको जो है उनके जो इश्यूज हैं स्टेट्स के, मतलब जो राज्यों के बीच में जो मुद्दे चलते रहते हैं उनको सुलझाने के लिए और एक जो है पीस कीपिंग और ह्यूमैनिटेरियन एड को करने के लिए। ठीक है, और अगर बात की जाए तो ह्यूमैनिटेरियन एड को करने के लिए ताकि जो देश हैं वो डेवलप हो सके और ह्यूमन राइट्स भी जो है मतलब उनके स्ट्रांग हो सके, इसलिए जो है उन्होंने क्या करा, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई ताकि जो स्टेट्स के जो बीच के जो मुद्दे हैं ना किसी भी तरह के इश्यूज़ के, तो वो सुलझा सके। तो उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्होंने जो है उनको एक मंच दिया जहाँ पे आकर वो जो है अपने मुद्दे किसी भी तरह के वो सुलझा सकते हैं और एक पीस कीपिंग की ओर जो है बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये जो है रोल, मतलब स्टेट्स का रोल दिखाता है कि उनका जो रोल है वो अब कैसा है इस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पूरी की जो पूरी वीडियो है वो बेसिकली जो है ये बताती है कि जो रोल है स्टेट्स का वो अब ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में अब कैसा है। ठीक है ना, यानी कि जो ये निचोड़ है ना पूरे उसका सब टॉपिक का वो यही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स, मार्केट एंड सोसाइटी के बारे में, जो दूसरा सब टॉपिक है, और उसी के साथ जो है पूरा का पूरी यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये चीज़ें जो है मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आप लोगों के लिए और भी जो है ऐसी इन्फॉर्मेटिव जो है कॉलेज की जो है वीडियो लेके आऊँ कोर्सेज़ की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना, तो क्योंकि इसी पे जो है ना बेस होगी कि मैं सेकंड अपलोड करूं या ना करूं, ठीक है। तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मैं जो है अगली वीडियो भी अपलोड कर दूं सेकंड पार्ट इसका। तो आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू।